मत्स्य वर्ग भी कहा जाता है। ये अब हम बात करते हैं कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा में जो कॉर्डेटा को दो सुपर क्लास में बांटा जाता है। एक सुपर क्लास है एवीज, जिसको मत्स्य वर्ग भी कहा जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और इनके जो पंख होते हैं वो गिल्स में चेंज हो जाते हैं और ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। अंडे देने वाले जंतु का मतलब होता है ओविपेरस। ओविपेरस सभी प्रकार की मछलियां इनका उदाहरण होती हैं, जैसे टारपीडो हुआ, सार्क हुआ या टूना मछली हुई, ये सभी इनके उदाहरण हैं। दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को पहला क्लास जो डिवीजन होता है वो एम्फीबिया में। एम्फीबिया को उभयचर भी कहा जाता है। और अगर हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो एम्फीबिया के नाम लेते ही हमें मेढक का दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेढक के बारे में बात हो रही है। उभयचर का अर्थ होता है कि यह भूमि और जल दोनों में ही सरवाइव कर सकते हैं, ये लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। जो इनकी टैडपोल अवस्था होती है वो मेनली वाटर या जल में, जल के लिए सुचारू रूप से काम करने के लिए होती है, और इनका जो वयस्क जीवन होता है वो स्थलीय जीवन होता है। और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनके हृदय में, इनके हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 अलिंद 1 नीले। ये इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है कि एम्फीबिया कितने चैम्बर्ड होते हैं। 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 अलिंद 1 नीले, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, और इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इसका अर्थ है कि इनका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। ध्यान रखने की बात है कि ह्यूमंस की जो आरबीसीज हैं वो न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, और इनका उत्सर्जी जो पदार्थ है, जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो यूरिया है। यूरिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। मेढक, हाइला, टैडो और ये सब इनके उदाहरण हैं। सैलामेंडर वगैरह इनके उदाहरण हैं। और ये अंडज होते हैं या ओविपेरस होते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने एम्फीबिया के बारे में आपको बता दिए। अब अगले क्लास के बारे में बात करते हैं। अगला क्लास है रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स इन्हें कहते हैं। जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं वो रेप्टाइल्स में आते हैं, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनकी त्वचा और या इनकी स्किन ड्राई होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि वो, उनका जो टेम्परेचर होता है वो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे ह्यूमन का टेम्परेचर 98.6 एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, किंतु इनका टेम्परेचर मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। तो जो भी जानवर, जो भी जीव जो कोल्ड ब्लडेड होंगे उनमें डॉर्मेंट स्टेज आएगी। वो एक जगह, एक मौसम जो विषम परिस्थितियां आएंगे तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे, या हाइबरनेट हो जाएंगे, या सुसुप्ता अवस्था में चले जाएंगे। ये खासियत होती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। इनके हृदय भी 3 चैम्बर्ड होते हैं, किंतु मगरमच्छ या एलिगेटर इनका अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। अगला इनका आरबीसी जो है, इनकी आरबीसी भी केंद्रक युक्त होते हैं। इनके उदाहरण सरीसृप या छिपकली को या सांप को, ये इनके उदाहरण है। अगर आपको याद करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। आपने देखा कि दोनों के में 2 अलिंद 1 नीले हैं। मगरमच्छ यहाँ 1 अपवाद है। यहाँ आरबीसी दोनों के जो है आरबीसी क्या है, न्यूक्लिएटेड है। यहाँ इनके भी न्यूक्लिएटेड हैं, इनके भी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे जो ये एम्फीबियंस हैं ये उभयचर हैं, यह स्थल और भूमि और पानी दोनों में रहने के लिए अनुकूल हैं, किंतु ऐसा इनके साथ नहीं है। ये केवल भूमि पे रहते हैं। और इनके हृदय भी 3 चैम्बर्ड है और इनके हृदय भी या हार्ट इनके 3 चैम्बर्ड है। दोनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। आगे आते हैं क्लास एविस। इसमें सभी उड़ने वाले जीव जंतु आते हैं। यह पहला ऐसा वर्ग है जो नियत तापी या वार्म ब्लडेड होते हैं।
इसका मतलब है कि इनका बॉडी टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट होता है। ये हवा में उड़ने वाले जंतु होते हैं और इनकी हड्डियों में एयर पाई जाती है, एयर सैक्स पाए जाते हैं, ताकि वो क्या हो सके कि उनकी बॉडी हल्की हो सके। इसी वजह से इनका कंकाल खोखला होता है और ये भी अंडे देते हैं। अंडे देने वाले मतलब ओविपैरस होते हैं। इनका उदाहरण कबूतर है, मोर है, इत्यादि है। अब आते हैं लास्ट क्लास मैमेलिया के बारे में, जिसमें मुख्यतः हम लोग आते हैं। यह भी कांस्टेंट टेम्परेचर के होते हैं, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इनकी आरबीसीज केंद्रक विहीन होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये पहले ऐसे जानवर होते हैं जिनकी आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। ये इंपॉर्टेंट है, मगर इसका एक्सेप्शन ऊंट इसका अपवाद है। ये बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात ये विविपैरस होते हैं, विविपैरस। इनका उदाहरण एकिडना और डकबिल है, जो बच्चे न देकर अंडे देते हैं। ये मैमेलिया में दो उदाहरण आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने की आवश्यकता है कि एकिडना और डकबिल जो है ये विविपैरी न होकर ओविपैरी होते हैं, ये ओविपैरस होते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है, मैमेलिया को हमने 3 क्लासेस में बांटा है। पहला क्लास है प्रोटोथीरिया। ये मैमेलिया के 3 सब क्लासेस हैं। पहला है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया एंशिएंट मैमल्स को कहा जाता है, जो कि अंडे देते हैं। अंडे देते हैं अर्थात ये ओविपैरस होते हैं और स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स होते हैं, मैमेरी ग्लैंड्स पाया जाता है और इनके लक्षण सरीसृप जैसे होते हैं, अर्थात रेप्टाइल्स के होते हैं या रेंगने वाले जीवों की तरह इनके लक्षण होते हैं। अगला उदाहरण है, अगला सब क्लास है मेटाथीरिया। स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, मेटाथीरिया। ये अल्प विकसित बच्चे देते हैं। ये प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच के ट्रांजिशनल स्टेट है, इनके बीच का स्टेट है। इनके उदर गुहा में शिशुधानी पाया जाता है। इनके पेट में आपको एक चैम्बर मिलेगा जिसमें ये अपने बच्चों का पोषण करते हैं। इनका उदाहरण कंगारू है। कंगारू इनका उदाहरण है। अगर आप कंगारू को आपने देखा होगा तो कंगारू अपने बच्चों को पेट में रखता है और उसको जब तक वो कंप्लीटली जो है डेवलप्ड नहीं हो जाता है तब तक वो अपने बच्चों को अपने एक चैम्बर होता है, इसको सैक बोलते हैं, इस सैक में जो है अपने बच्चों को रखता है। अगला उदाहरण है यूथेरिया का। ये उच्च स्तरीय मैमल्स होते हैं और इनमें बच्चे भ्रूण में या फीटस में या यूट्रस में, जिसमें मानव आता है, फीटस में जो है बच्चे पूर्णतः विकास होता है उनका और इनमें प्लेसेंटा पाए जाते हैं। इनकी जो खासियत है कि इनमें प्लेसेंटा पाए जाते हैं। इनका उदाहरण कुत्ता, बंदर और मनुष्य हैं। जितने मैमल्स आप जानते हैं वो ये उनके उदाहरण हैं। आइए हम कोशिका विज्ञान के बारे में देखते हैं कि कोशिका विज्ञान क्या है। कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसका सबसे पहले कोशिका का शब्द सबका पहला सबसे उपयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में कहा था और कोशिका विज्ञान के फादर भी जो है रॉबर्ट हुक ही हैं। और कोशिका के बारे में 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की या नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है वो सबसे लंबी सेल होती है, या नर्व सेल्स। नर्व सेल सबसे लंबी होती है। तो कोशिका विज्ञान टर्म या कोशिका टर्म सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया, इंपॉर्टेंट है। और कोशिका विज्ञान के फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
एक होती है आद्य कोशिका या एंशिएंट कोशिका, जिसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं आपको लिख दे रहा हूं करेक्ट। प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरी है पूर्ण विकसित या फुली डेवलप्ड कोशिकाएं, जिनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इनके बीच के अंतर हम देख लेते हैं कि क्या मुख्य अंतर इनमें पाए जाते हैं। पहला, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अरे यार, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति मतलब सेल के जो आउटर लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। इनका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है। ये मैं बताऊंगा कि क्या होगा आगे 70S। और इनका राइबोसोम जो है वो 80S टाइप होता है। 80S टाइप। इसमें साइटोसोम अनुपस्थित होता है और इसमें साइटोसोम उपस्थित होता है। यहां का जो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और इनके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसका मतलब है कि सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल, अगर ये एक मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहां पे जो डीएनए होंगे वो ऐसे ही सर्कुलर स्टेज में एक ऐसे ही आपको मिलेंगे। पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो वहां जो डीएनए होंगे वहां का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा और वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े होंगे। अब आगे देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस थैलेकॉइड द्वारा पाया होता है और यहां प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है और प्रोकैरियोट में जो प्रकाश संश्लेषण है वो थैलेकॉइड द्वारा होता है। यहां गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होती है और यहां गोल्गी बॉडी उपस्थित होती है। यहां जब न्यूक्लियस होता ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर के केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, किंतु यहां पे केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यहां सेंट्रोल अनुपस्थित होता है, यहां पे सेंट्रोल उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोई भी रचना यहां पे नहीं पाई जाती है, किंतु यहां माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जो कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब पादप और प्राणी कोशिकाओं में या प्लांट सेल और एनिमल सेल में अभी तक तो हमने जो अंतर देखा वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में था। अब हम अंतर जो देखते हैं वो बेसिकली प्लांट सेल्स और ये एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में अंतर देखते हैं। ये एनिमल सेल है, प्राणी कोशिका और प्लांट सेल। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतर अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसमें कोशिका प्राणी सेल एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है,
किंतु यहां जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, किंतु यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और क्या है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो एक बार हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो यहां केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा और अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे वो मिलेंगे, किंतु अगर हम बात करें पादप कोशिका की तो उसके बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो सेलुलोज से बना जाता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं प्राणी कोशिकाएं, इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। किंतु यहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहां पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोसोल्स पाए जाते हैं, किंतु यहां पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोसोल्स नहीं पाए जाते हैं। यहां गोल्गी बॉडी नहीं पाई, गोल्गी बॉडी बहुत पाई जाती है और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहां गोल्गी बॉडी छोटी छोटी यूनिट्स में पाई जाती हैं जिन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है डिक्टियोसोम, स्पेलिंग DICTYOSOME, डिक्टियोसोम कहते हैं। आइए हम कोशिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण खोज और जो कोशिका के अंग हैं, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले कुछ अंग हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण अंग देख लेते हैं और उनके खोजकर्ता या उनकी खोज किसने की थी। केंद्र की खोज का श्रेय जाता है फोलिक फोंटाना की, नाम इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस की खोज का जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म की खोज कॉर्टी या डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य सिद्धांत का खोज या जीव द्रव्य सिद्धांत जिसने दिया था कि यह सिद्धांत दिया है कि जीव द्रव्य ही जीवन का आधारभूत संगठन है या जीवन का आधारभूत संरचना है, वो सल्ज ने दिया था। गोल्गी अपरेटस का नाम कैमिलियो गोल्गी ने दिया था। क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम कई बार पूछा जाता है, वॉल्डेयर ने। और राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। साइटोसोम की खोज डी ड्वेंडे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय बिंडा को जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जोहानसन ने किया था और जंपिंग जीन के बारे में हमें मैकक्लिंटॉफ ने बताया था। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में वॉल्टर फ्लेमिंग ने बताया था तथा अर्धसूत्री विभाजन के बारे में फार्मर तथा मूर ने बताया था। फार्मर तथा मूर। आइए हम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स और उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि उनकी संरचना क्या है और उनके कार्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 1 नंबर या 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति का कार्य है सेल को निश्चित आकार प्रदान करना और उसको एक फर्म स्ट्रक्चर प्रदान करना है। अब आते हैं कोशिका झिल्ली या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसे कहते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका भित्ति की अंदरूनी सतह पर कोशिकाओं को घेरे रहती है। यह सेमी परमिएबल होती है। इस शब्द का अर्थ मतलब आपको समझना है कि सेमी परमिएबल क्या होता है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि यह बाहर से उन्हीं अणुओं को अंदर आने देगी जिसको वो चाहेगी। अगर सेल को पता है कि कोई भी ऐसे पदार्थ को हम अगर सेल के अंदर ले जाएंगे तो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा या तो वो सेल को अपने अंदर नहीं ले जाएगी और मेनली डिफ्यूजन के लिए जिम्मेदार होती है।
इससे ग्लूकोज और अन्य पदार्थ अंदर आते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तथा एक्सक्रीटरी पदार्थ जैसे यूरिया इत्यादि बाहर निकलते हैं। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO2। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी, किंतु इसका नाम जो है बेंडा ने दिया था। इसमें डीएनए पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका यूज किया जाता है कि रेप्लिकेशन के लिए किया जाता है और डिजायर कैरेक्टर के लिए। अगर हम किसी सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लें तो उस सेल को हम फिर से आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं और दूसरी सेल वैसे ही बना सकते हैं। इसी को रेप्लिकेशन कहते हैं, या पूरी तरीके से सेल हम को बना सकते हैं और उस सेल के डिजायर कैरेक्टर को हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीडेशन में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट का अणु अपने में जोड़ लेती है, जिससे ही कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का मेन कारक है वो एटीपी है और वह ट्राइफॉस्फेट होता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक। यह सेल का या कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें 85% आरएनए पाया जाता है और 10% डीएनए और 5% जो है 10% आरएनए और 5% डीएनए पाया जाता है। इसमें जो क्रोमेटिन पाया जाता है वो क्रोमेटिन ही डीएनए का बना होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि डीएनए कहाँ पे होता है, तो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन जो धागे होते हैं, क्रोमोसोम तो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन के धागे जो है अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं और मोटे हो जाते हैं। उसी मोटाई में ही डीएनए के अणु मिल जाते हैं। तो क्रोमेटिन धागे या क्रोमोसोम में ही डीएनए पाया जाता है। मनुष्य में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारा लिंग या सेक्स को डिफाइन करते हैं कि वेदर वी बी मेल और फीमेल, कि हम मेल होंगे या फीमेल होंगे। यह डिफाइन होता है कि वह एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम किस प्रकार का होगा। XX अगर होगा तो वो फीमेल होगी और फीमेल कैरेक्टर्स को शो करेंगे। अगर XY होगा तो वो मेल होगा और मेल कैरेक्टर को शो करेगा। जो स्तनधारी मैमल्स होते हैं इनमें राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, तथा जो इनमें राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में 80S टाइप होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप होता है और इसमें 70S टाइप होता है। तो फॉर्मेशन में राइबोसोम के फॉर्मेशन में 50 और 30S 2 यूनिट जुड़ते हैं और फॉर्मेशन में 10S का लॉस हो जाता है और यहां पे 20S का लॉस होता है। 60 + 40 = 100 और फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसमें 20S राइबोसोम का लॉस हो जाता है। इसी वजह से 80S राइबोसोम पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट को पौधों की या पादप कोशिका की रसोई या किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल में ही कैरोटीन या जैंथोफिल भी नामक वर्णन पाया जाता है, जिससे पत्तियों का रंग पीला होता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऑर्गन्स में, अभी अब तक हमने देखा कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट, 3 ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ा जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। अब हम कुछ लवकों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो लवक कहाँ पाए जाते हैं। जैसे टमाटर में जो टमाटर का रंग के लिए जो उत्तरदायी लवक होता है या जिससे टमाटर का रंग लाल होता है वो है लाइकोपीन। गाजर की में कैरोटीन पाया जाता है तथा चुकंदर में बीटानिन पाया जाता है। अब अगली ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं जो है लाइसोसोम। इन्हें हम आत्मघाती थैले भी कहते हैं या सुसाइडल बैग्स। जब इंटरनल एनवायरनमेंट इस तरह बिगड़ जाता है सेल का और सेल बॉडी के लिए ही नुकसानदायक हो जाता है, तो जो है लाइसोसोम अपने आप को, लाइसोसोम जिसमें 24 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं,
वो फट जाते हैं, और फट जाने से पूरी सेल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और सेल को सुसाइड हो जाता है सेल का। इसी वजह से इसे कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऑफिसोग्लॉसम रेटिकुलेटम में 630 पेयर, जैसे ह्यूमंस में 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऐसे ऑफिसोग्लॉसम रेटिकुलेटम में सर्वाधिक, आज तक के सबसे ज्यादा जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो है 630 पेयर्स। और सबसे जो छोटा कोशिका अंग होता है वो होता है राइबोसोम, सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इसे। और सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो है न्यूक्लियस। उसके बाद अगर इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना जाएगा तो सबसे बड़ा न्यूक्लियस, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। और तंत्रिका कोशिका की आयु सबसे अधिक होती है। ये लगभग पूरे जीवन काल में डिवाइड नहीं होती हैं। और सबसे छोटी जो आयु होती है वो आरबीसीज की होती है, और अस्थि कोशिका की आयु 15 से 20 वर्ष तक की होती है। आइए हम कोशिका का रासायनिक संगठन एक बार समझ लेते हैं कि कोशिका में कितने क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका में 80% वाटर पाया जाता है सेल में, इनऑर्गेनिक साल्ट 1% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 1%, लिपिड्स 0.5%, प्रोटीन सबसे ज्यादा वाटर के बाद 12%, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है 20%। तो अगर हमें ऑर्डर में लगाना होगा कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वाटर के बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद प्रोटीन। आइए कोशिका विभाजन के बारे में देखते हैं कि कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले विर्चाओ ने बताया। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला है असूत्री विभाजन, यह एक रैंडम डिवीजन होता है और यह अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट में। इसमें जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए का विभाजन नहीं होता है, एक रैंडम डिवीजन होता है, कहीं से भी 2 भागों में विभाजित हो जाए, एक कोशिका 2 कोशिका में डिवाइड हो जाती है। फिर होता है समसूत्री विभाजन, यहां समसूत्री के इससे शब्द से ही पता लगता है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो बराबर भागों में विभाजित होता है। इसके खोजकर्ता या इसके बारे में जिसने खोजा था उनका नाम था वॉल्टेयर फ्लेमिंग 1879 में। यह विभाजन सभी सोमेटिक सेल में पाया जाता है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या डिवीजन के बाद इक्वल या बराबर हो जाती है। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। इनके खोजकर्ता वीजमैन थे। यह विभाजन सेक्स सेल्स में पाया जाता है और जहां गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और एक सेल से 4 सेल बनते हैं। आइए जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ या आनुवंशिकी के बारे में देखते हैं। जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और जो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं वो टी.एच. मॉर्गन हैं। आनुवंशिक सूचनाओं का जो वाहन होता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचती है, या हम देखते हैं कि हमारा रंग अगर सांवला है या भूरा कलर के, हम ब्राउन स्किन है, तो वो ब्राउन स्किन किस तरीके के, क्योंकि हमारे फादर मदर उनकी भी स्किन ब्राउन थी। तो इसका कारण क्या है कि वो हमारे क्रोमोसोम में इस तरीके के कैरेक्टर्स कोड के फॉर्म में है। तो हमारी आंखों का रंग, हमारे कान का पिन्ना की साइज, हमारे होठ, हमारे हाथ की या नाखून के तरीके के सभी जो वो डिजाइन होती है वो हमारे सेक्स सेल में कोडेड फॉर्म में होती है। तो ये सूचना, एक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जो जनरेशन में जाती है उसका अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। और यह सूचनाएं कहां पे होती है? डीएनए में होती है, मौजूद होती है। डीएनए के एक अणु में 4 न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और वो आपस में मिलकर पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं। और डीएनए में 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एक है प्यूरिन, स्पेलिंग गलत है, मैं सारी स्पेलिंग सही लिख दे रहा हूं यहां पे, प्यूरिन्स। दूसरा है प्रीमिडीन्स।
प्यूरिन्स दो तरीके के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। स्पेलिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा, स्पेलिंग जो है मैं आपको सब सही लिख दे रहा हूं, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन्स दो तरीके के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स होते हैं थायमिन और साइटोसिन। अब देखते हैं कि डीएनए किस प्रकार बनता है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और बेस को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। अब यही न्यूक्लियोसाइड अगर फॉस्फोरिक एसिड से मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, यहां साइड लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब देखते हैं चारगाफ रूल क्या है। चारगाफ रूल 1948 में दिया था। इसका अर्थ होता है कि प्यूरिन और पिरामिडीन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। जितना बेस प्यूरिन होगा उतना ही बेस पिरामिडीन भी होगा। और एडेनिन साइटोसिन और ग्वानिन एडेनिन थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का मोलर आयतन सदैव 1:1 का होगा। मतलब A प्लस T इक्वल टू G प्लस C इक्वल टू 1। ये 1:1 का रेशियो होगा कि अगर हम इनका मोलर आयतन बताएंगे तो बराबर होगा। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए राइट हैंडेड होते हैं, मतलब ये राइट की ओर मुड़ते हैं। ये इस तरीके से मुड़ेंगे। ये टर्न आपको देखने को हो रहा है क्योंकि ये राइट की ओर टर्न है सारे। इसका एक्सिस जो इसका घुमाव है राइट की ओर है। पर जो जेड डीएनए होता है ये एकमात्र लेफ्ट हैंडेड होता है। लेफ्ट हैंडेड का मतलब इनका घुमाव इस तरीके से होगा। ये ग्रूव्स जो इनके बनेंगे वो किस साइड बनेंगे? लेफ्ट हैंड में। तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगा। अब हम सेंट्रल डॉगमा के बारे में देख लेते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, मतलब रेप्लिका कॉपी बनाना, कार्बन कॉपी बनाना। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, रेप्लिका बनाना, तो मतलब रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेट कॉपी बनाना। डीएनए से आरएनए को बनाना, डीएनए से आरएनए को बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। पर इसका उल्टा अगर हो जाए, आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यही सेंट्रल डॉगमा है। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। डीएनए से डीएनए का बनाना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनाना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये केवल वायरसेस में पाया जाता है। ये गुण वायरसेस में, एड्स हुआ, कोरोना वायरसेस हुआ, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है ताकि ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके अगर आरएनए वायरसेस हैं तो उनके डीएनए से रेप्लिकेट कर जाते हैं। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहता है। बेसिकली प्रोटीन का फॉर्मेशन ही क्या होता है, जो है ट्रांसलेशन कहलाता है। आइए डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे ऑब्वियस है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है डीएनए में और यहां पे आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। यहां नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन्स हैं और पिरिमिडीन्स हैं। तो प्यूरिन्स में एडेनोसिन और ग्वानिन पाया जाता है और पिरिमिडीन्स में थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। और यहां पे प्यूरिन्स में सेम है एडेनोसिन और ग्वानिन, मगर यहां पे थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पिरिमिडीन्स में ही आरएनए में अंतर होता है। दो अंतर आपने है कि एक तो वहां पे शुगर राइबोस होता है, दूसरा क्या है, यहां थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसी वजह से इन्हें जेनेटिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये भी जेनेटिक कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं।
और आरएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और केंद्रक द्रव में, साइटोप्लाज्म में। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मतलब कि मैसेंजर का मतलब होता है मैसेज देने वाला। किस प्रकार के प्रोटीन या किस प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन होगा या किस प्रकार की कोडिंग होगी, वो मैसेज कौन लेकर जाता है? एमआरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन के संश्लेषण में। दूसरा होता है आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ा होता है और मैसेंजर आरएनए यही जो मैसेज है वो आरएनए के पास ले जाता है। और थर्ड टाइप ऑफ जो आरएनए होता है उसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। और ये ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है कि इस प्रोटीन का वो ट्रांसफरेंस कहते हैं, प्रोटीन का स्थानांतरण या ट्रांसफर करते हैं।